आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एक कहावत है, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी ज्ञानी पुरुष के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी जाति या अन्य किसी परिचय से मतलब होना चाहिए कि वो किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है या उसकी नागरिकता क्या है। लेकिन लोग भगवान तक की जाति और नागरिकता खोज लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले राम को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली बताया था। अब नया मामला भगवान बुद्ध की नागरिकता को लेकर तूल पकड़ रहा है। वही बुद्ध जो इंसान को किसी खांचे में रखने के धुर विरोधी थे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, आज बहस हो रही है कि वो भारतीय हैं या नेपाली। तो आखिर बुद्ध की नागरिकता खोजने की जरूरत क्यों आन पड़ी और इतिहास क्या कहता है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडिया टुडे में पत्रकार प्रभाष कुमार दत्ता। तो प्रभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो यही कि ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या? अचानक बुद्ध की नागरिकता को लेकर ऐसी बातें होने क्यों लग गई? ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल पूछा सोशल मीडिया पे। उन्होंने दो नाम लिए, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी का, और साथ में ये पूछा कि अभी तक जितने भारतीय पैदा हुए हैं उनमें सबसे महान भारतीय कौन है। ये एक सवाल अपने आप में बहुत ही इनएक्वस लगता है। इसमें कोई किसी को हार्म या हर्ट करने जैसी कोई चीज नहीं लगती है। लेकिन अभी जिस तरह से माहौल है भारत और नेपाल का, उसको लेकर उसके बैकग्राउंड में वहाँ के एक बड़े नेता है माधव कुमार नेपाल, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया और कहा कि आप बुद्ध को भारतीय कैसे कह सकते हैं। इस पे उन्होंने बहुत लंबा सा पोस्ट लिखा फेसबुक पे और कड़ी आपत्ति जताई कि ये ठीक बात नहीं है कि भारत बुद्ध को भारतीय बना के नेपाल की विरासत, नेपाल के व्यक्ति पर अपना दावा कर रहा है। और जवाब में भारत से विदेश मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि जयशंकर साझा विरासत की बात कर रहे थे जब उन्होंने बुद्ध को भारतीय व्यक्ति के तौर पर पेश किया था। बुद्ध और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे। तो और इसके बाद भी नेपाल में प्रतिक्रियाएं स्ट्रांग होती गई। वहां से सोशल मीडिया पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। अब ये इन प्रतिक्रियाओं के पहले की जो स्थिति रही है, दो खासकर अभी थोड़े दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये दावा कर दिया कि भगवान राम नेपाल में जन्मे थे और इस लिहाज से वो नेपाली थे। हालांकि इसका कोई उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिए, ना ही ये बताया कि आखिर उनके कहने का आधार क्या था। इसको लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई, कुछ प्रतिक्रिया नेपाल में भी हुई। वहां भी लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि राम नेपाल के लोगों के लिए भी उतनी ही श्रद्धा के से हैं जितने कि भारत में। और वहां के भी लोग ये मानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है, भारत में। उसके पहले मानचित्र को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव रहा, वो तनाव अभी तक चल रहा है। तो इस बैकग्राउंड में बुद्ध एक राजनीतिक मसला बन गए और यही जो दोनों तरफ से बयानबाजी हुई वो यही है। नेताओं के बयान के बाद जनता के बयान सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। प्रभाष जी, हम तो कहते रहे हैं कि भारत बुद्ध का देश है, पूरी दुनिया भी इस बात को मानती रही है। यहीं से सुदूर देशों में बौद्ध धर्म फैला भी है और प्रधानमंत्री भी कई बार भाषणों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि नेपाल को इस तरह की प्रतिक्रिया देनी पड़ी? देखिए, अभी भी मोटे तौर पे देखेंगे तो जनता में इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं है। वो लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में है और लोग मानते हैं कि वो नेपाल में जन्म हुआ था और उनका ज्यादातर काम भारत में हुआ। जो आज का भारत है, आज की जो सीमा है भारत की, उसके भीतर बुद्ध ने ज्यादातर काम किए। जो धार्मिक काम थे, जो उपदेश के काम थे, जो उन्होंने अब नया रास्ता सुझाया, दुनिया को बताया, वो भारत की आज की जो सीमा है उसके भीतर में ही ज्यादातर काम उनका हुआ।
और लोग इस चीज को समझते हैं। अभी नेपाल की जो तीखी प्रतिक्रिया आ रही है वो राजनीति से प्रेरित लगती है। आप देखें दोनों देशों में ऐसी सरकारें हैं जो अ, इंडिया फर्स्ट, नेपाल फर्स्ट, ये रेस्पेक्टिव उनकी फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या नेशनलिस्ट नेता हैं जो अभी सत्ता में है दोनों देशों में। नेपाल की जो सत्ता है अभी, जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी में मतभेद है। प्रधानमंत्री के खिलाफ माहौल है बहुत तेज पार्टी के भीतर। और इसको काउंटर करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्ट्रॉन्ग हॉट नेशनलिज्म जिसे कहते हैं हम, हॉट नेशनलिज्म का सहारा लिया है। क्योंकि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो जनता को नेता से जोड़ देती है और इस पे कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। जैसे भारत में भी आप देख लेंगे, जब भी कोई नेता देश की बात करता है तो जनता का समर्थन उसको मिलता है। वो चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे को छिपाने के लिए या उसको ढकने के लिए भी कई बार राष्ट्रवादी मुद्दों का सहारा लिया जाता है। और नेता पूरी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां इस तरह की बातों का सहारा लेते हैं किसी चीज, किसी कमी को छिपाने के लिए। नेपाल में स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति वहां की खराब चल रही है, कुछ समय से खराब चल रही है। कोरोना वायरस के से निपटने में वहाँ की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। हमारे यहाँ जो कई राज्य सरकारों का हम देखते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं है या बहुत पीछे चल रही है। नेपाल की हालत जहाँ की सबसे खराब स्थिति में निपट चल रहे राज्य सरकार से भी ज्यादा बुरी है। वहाँ ग्राउंड पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। और उस गुस्से की वजह से पार्टी के भीतर, ओली की पार्टी के भीतर जो दूसरा खेमा है वो हावी है। वो कह रहा है कि ओली को अपना काम करने का तरीका बदलना चाहिए। वो उनसे पहले से ही नाराज थे, अब और प्रेशर था। इससे निपटने के लिए, इसके ऊपर जाने के लिए ओली ने एक देशभक्ति का जुमला इस्तेमाल किया है फिलहाल। और जो मैप से नजर आया, जो भारत ने तो एक रास्ता खोला मानसरोवर के लिए लिपु लेक से, तो नेपाल ने उस पे आपत्ति की। नेपाल की आपत्ति इस सॉरी नेपाल की आपत्ति की वजह है कि नेपाल का मानना है कि लिपु लेक का इलाका उनका है। जबकि 1960 के दशक से उधर भारत की सीमा में वो रहा है, भारत की फौज वहां पे रही है, पुलिस फोर्स है वो रही है। तो नेपाल का है नहीं वहाँ, उनका उनकी ग्राउंड लेवल पे उनकी मौजूदगी नहीं है। और ये दोनों देशों की सहमति से रहा है। जब नेपाल में राजशाही थी तब से ये है। तो इसको लेके विवाद था नहीं पहले, अभी ये विवाद खड़ा हो गया है। इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले साल नवंबर में भारत ने जो नया मानचित्र दिया, उस मानचित्र में इन इलाकों का जिक्र किया, इन इलाकों को मानचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया है। और नेपाल ने तब भी एक हल्की सी बात कही थी और हल्का विरोध भी जताया था। तब भी वो ओली की सरकार मुसीबत में थी, आज भी मुसीबत में है, आज ज्यादा मुसीबत में है। तो आज विरोध ज्यादा तगड़ा है और ज्यादा शोर सुनाई देता है। जब ज्यादा शोर राष्ट्रभक्ति का किसी एक तरफ से सुनाई देगा, तो दूसरी तरफ से भी आप मान के चलिए कि उतनी ही ऊंची आवाज में बात की जाएगी और फिर ये टकराव होता है। ये वही टकराव हम लोग अभी देख रहे हैं। वो मानचित्र से शुरू हुआ, राम पर गया और राम से बुद्ध पे आ गया। ये मुद्दा कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आखिरी सवाल प्रभाष जी मेरा यही रहेगा कि आज के समय में बुद्ध की राष्ट्रीयता तय करने का आखिर मतलब है क्या, और मान लीजिए अगर करना भी पड़ जाए तो वो कैसे किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीयता और नागरिकता ये दो ऐसे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं। राष्ट्रीयता को लेकर कहते हैं कि एक कॉमन एस्पिरेशन रखने वाले समूह
की जो भावना होती है वो राष्ट्रीयता है, वो नेशनलिटी है। और वो समूह का साइज कुछ भी हो सकता है। नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से पहले वो छोटे-छोटे राष्ट्र होते थे, उनकी राष्ट्रीयता होती थी, छोटे राज्य होते थे, वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनके प्रति लॉयल्टी होती थी और वहाँ की राष्ट्रीयता वैसे तय हो जाती थी। जब नेशन स्टेट बनने लगे, शुरुआत यूरोप से हुई और फिर धीरे-धीरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को अपना लिया। नेशन स्टेट में ये था कि ये है कि एक बाउंड्री होगी और उसके अंदर रहने वाले सभी लोग एक राष्ट्र के माने जाएँगे। और ऐसी ही कोशिश रही, ऐसा प्रयास सारी सरकारें भी करती रही हैं। तो और इसके साथ सिटीज़नशिप का भी कॉन्सेप्ट जुड़ गया। तो राष्ट्रीयता और सिटीज़नशिप अब हम एक जैसा ही समझते हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय नागरिकता एक मुद्दा हो जाता है। जबकि अगर एकेडमिक देखेंगे तो ये थोड़े अलग-अलग। बुद्ध जिस समय पैदा हुए, जिस समय वो उन्होंने अपना जीवन जिया, उस समय ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग थे। उस वक़्त नागरिक आमतौर पे उनको कहते थे जो शहरों में रहते थे और एक ख़ास तरह के सिस्टम में रहते थे। शहरों का प्रशासन बिल्कुल अलग होता था ग्रामीण प्रशासन से उस समय। और बुद्ध उस वक़्त के धार्मिक नेता थे। ये शाक्य कुल था, शाक्य रिपब्लिक कहते हैं, शाक्य गणराज्य, उसके प्रिंस थे। उनके पिता उस गणराज्य के चुने हुए नेता थे। उनको राजा नहीं कहते पर आप कह सकते हैं इलेक्टेड मोनार्की के फॉर्म में वो मान सकते हैं कि राजा चुना जाता था। उस राज्य का जो विस्तार था वो भारत-नेपाल के बॉर्डर के दोनों तरफ था। वो बिहार के कुछ हिस्सों तक आता था और यूपी के पूर्वी यूपी के इलाके तक आता था। बुद्ध का जिस समय जो कालखंड है, उस कालखंड में शाक्य राज्य वो कोसल राज्य के अधीन था। यानी कोसल का जो राजा था, वो राजा शाक्य के राजा से बड़ा राजा था और उससे कर लेता था। तो उसकी अगर आज का कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का अगर थोपने की कोशिश करें, डालने की, तो वो कोसल राज्य का हिस्सा कह सकते हैं आप उसको। और कोसल राज्य वही है जहाँ अयोध्या था, जहाँ साकेत अयोध्या का पुराना नाम। और उस लिहाज से देखें तो वो निहायत भारतीय गणराज्य साबित होता है। दूसरी बात उसमें ये आती है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनकी माँ माया, जिनको महामाया, माया देवी ये नामों से भी जानते हैं, वो ट्रैवल कर रही थी और जिस एक पार्क में थी, एक बाग में थी, तब वो उनको वो प्रसव पीड़ा हुई और बुद्ध का जन्म हुआ। वो अब एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और जन्म हो गया। इस वजह से वो लुम्बिनी में जन्म हुआ और वो जो लुम्बिनी के बारे में जानते हैं वो नेपाल में। तो आप कह सकते हैं कि वो नेपाली सिटीजन है अगर आज के कॉन्सेप्ट में देखें तो बाय बर्थ। लेकिन अब ये कैसे तय करें कि बुद्ध का जन्म सिर्फ नेपाल में होने की वजह से वो नेपाली हो जाते हैं? क्योंकि उनका जो घर था वो कपिलवस्तु में था। कपिलवस्तु को लेकर आज तक इतिहासकार एकमत नहीं हो पाए हैं कि वो कहाँ है। कुछ लोगों का मानना है कि वो यूपी में है, कुछ लोगों का मानना है कि वो नेपाल में है। अब ये एक संदेह का है इतिहास की किताबों में झाँके तो ये डाउटफुल है इसका लोकेशन अभी तक। लेकिन जो हमें पता है वो क्या पता है कि बुद्ध कपिलवस्तु छोड़ते हैं जब वो 29 साल के रहते हैं और वो जाते हैं राजगृह। राजगृह के बारे में कोई संदेह नहीं है कि वो कहाँ है। और राजगृह के बाद फिर वो बोध गया में जाते हैं। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो बनारस सारनाथ जाते हैं, वहाँ उपदेश देते हैं पहला। और उसके बाद अगले करीब 40-45 साल वो घूमते हैं, मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश, जो आज का बिहार और आज का उत्तर प्रदेश है, ज़्यादातर समय उनका इन्हीं इलाकों में गुज़रता है। और उपदेश देते हुए अंत में जब उनका आखिरी वक़्त आता है तब वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है, वहाँ होते हैं और वहाँ उनके जीवन का अंत होता है। तो एक व्यक्ति
एक नेता के जीवन का पूरा खंड, ज्यादातर हिस्सा वो भारत में ही गुजरा है, भारत ही उनकी कर्मभूमि रही है। और ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें वो कि नेपाल में जाके बस गए हों, नेपाल में काम कर रहे हों। तो अब आप देखिए, आज के नागरिकता उनके सिटीजनशिप तय करने के लिहाज से उनको क्या मानेंगे आप? नेपाल में जन्मे भारतीय नागरिक या नेपाली नागरिक जो भारत में रह रहा है? अब इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से सीमा के इस पार उस पार के लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर मदर टेरेसा जो यूरोप से आई, भारत में बस गई और वो भारतीय हैं, ये हमारे सिटीजन नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में आई, सिटीजनशिप में उन्होंने ली और वो भारतीय हैं, तो बुद्ध भी चाहे जन्म उनका जहाँ भी हुआ हो, अगर उनको सिटीजनशिप देने की बात आएगी तो शायद भारतीय नागरिकता उनको दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभास जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुद्ध की नागरिकता को लेकर आप चाहे राजनीति करें, उन्हें नेपाली कहें या भारतीय कहें, असल बात तो ये है कि इनका कोई मतलब नहीं है। उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत आज के समय की आवश्यकता हैं और अगले आने वाले कई सालों तक वो ज़रूरत बने रहेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। हमारे पॉडकास्ट सेगमेंट में अगली बार किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। अगर आपका कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी फीडबैक है तो आप radio@aajtak.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमारी मौजूदगी है, आज तक रेडियो हमारा यूज़र नेम है। हर जगह, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।